नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, देवियों और सज्जनों, यंग तरंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि आज मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत अपने अंदाज में नहीं कर रहा हूं, किसी और के अंदाज में कर रहा हूं। तो बिल्कुल सही आपको लग रहा है, क्योंकि ये अंदाज है कौन बनेगा करोड़पति में श्री अमिताभ बच्चन जी का। और उनको इस अंदाज में जिस तरह से वो बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे जो शब्द हैं, जो लेखक हैं, और वो एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने निर्जीव वस्तुओं को सजीव बना दिया है। जी हाँ, भले ही अमिताभ बच्चन कंप्यूटर को कंप्यूटर जी बोलते हों, लेकिन कंप्यूटर जी बोलने के पीछे का आइडिया कैसे आया, वो सोच किनकी है, वो कलम किनकी है, वो बेहद ही खास मेहमान है जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका नाम है तैलंग साहब, आरडी तैलंग साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। अच्छा लग रहा है मिलके आपसे, और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बातचीत बड़ी अच्छी रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तैलंग साहब, आपसे मिलना और आपसे बात करना हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। और दरअसल मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, तो हमारा यूट्यूब चैनल जी। है जो कि यूथ बेस्ड है और यंग तरंग इसका नाम है। और इस चैनल का बेसिक पर्पज़ है एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना, और लास्ट में हमारा पर्पज़ आता है एंटरटेनमेंट का। तो बेसिकली अभी भी जो हम ये इंटरव्यू करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, तो उसके पीछे का मकसद ये होगा कि जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, जो मास मीडिया का कोर्स कर रहे हैं और ये लेखक बनना चाहते हैं, आपकी तरह जो है बॉलीवुड में आना चाहते हैं, तो उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जी। मुख्य मुद्दा होगा हमारे इंटरव्यू का, क्योंकि एजुकेट जी। करना हमारे जी बिल्कुल। स्टूडेंट्स को, यूथ को, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी पर्पज़ से हमारे इस चैनल की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बिल्कुल रहने बिल्कुल। वाले हैं, बहुत से छोटी जगह के रहने वाले हैं, और मैंने ऐसा भी सुना है कि आपने जी। पहले से कुछ प्लान नहीं कर रखा था कि मुंबई आना है, करियर बनाना है। आप अपने किसी रिलेटिव को मुंबई छोड़ने आए थे और इसके बाद आपका मुंबई में मन लग गया और आपका अच्छा खासा करियर भी बन गया। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जी। शुरुआती दौर में माया नगरी मुंबई ने आपका कैसे स्वागत किया, आपको कितना संघर्ष करना पड़ा और पहला ब्रेक कैसे मिला? जैसा आपने बिल्कुल ज़बरदस्त रिसर्च किया हुआ है कि मैं बिल्कुल टीकमगढ़ का हूँ, और मेरी शुरुआत की जो स्कूलिंग है वो मंडला ज़िले में हुई है। तो ऐसा बम्बई जैसा ऐसा कुछ बैकग्राउंड था नहीं, जहाँ पे मैं जो बम्बई के फ़िल्म लाइन के हिसाब से जो फिट हो। लेकिन बोलते हैं ना, कुछ किस्मत, और बॉम्बे ने, जैसा आपने बोला कि कैसे ट्रीट किया, बम्बई ने मुझे बिल्कुल हाथों पे रखा है। मतलब एक जिसको बोलते हैं ना कि अ, कोई अपना प्रिय आ जाए और उसको जिस तरह से आप एक मेहमान नवाज़ी करते हैं, मुंबई ने मुझे वैसे रखा है। बहुत ज़बरदस्त शहर है, इस शहर में जान है, और ये शहर आपको समझता है, महसूस करता है। और मैं जब आया तो मेरे पास, जैसा जैसा कि आपने बताया, कि मेरे पास कुछ ऐसा एक बैकग्राउंड या कुछ ऐसी तैयारी नहीं थी, और ना उद्देश्य था मेरा कि मैं आऊँगा यहाँ पे फ़िल्म लाइन में काम करूँ। ये था कि आया था तो शहर का जो एक शहर की स्पीड है, शहर की जो एक गर्मजोशी है, मुझे बड़ी बड़ी अच्छी लगी। ये छोटे शहरों में हमें नहीं मिलती है। अब छोटे शहर थोड़े से स्लो होते हैं, आराम से काम बिल्कुल। होता है वहाँ पे। यहाँ एक एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली, तो मुझे कहीं न कहीं मन में था कि यार, इस शहर में इतने सारे लोगों का भला हुआ है, शायद पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब तैयारी तो कुछ है नहीं, भला होगा भी तो कैसे होगा? भला होने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना आपके पास। बिल्कुल। तो सोचता रहा कि क्या किया जाए। तो शुरुआत मैं थोड़ी से कुछ कैरिकेचर्स वगैरह बनाता था, मैं कार्टून्स बनाता था। तो यहाँ पे जब देखा मैंने कि कुछ उस समय जब मैं आया था 92 91 92 की बात है, तो मुंबई में उस समय हिंदी अखबारों का, खासकर इवनिंगर्स जो शाम के अखबार होते हैं, उनका एक चलन शुरू हुआ था। यहाँ पे इवनिंगर्स निकले थे, हिंदी के इवनिंगर्स। तो 1-2 मुझे उनमें दिखे, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलिए एक काम करते हैं, इनको फ़ोन तो करते हैं एडिटर साहब को, देखते हैं क्या बोलते हैं। तो मैंने एडिटर साहब को फ़ोन किया
मैंने कहा ऐसा ऐसा है सर, मैं कुछ कार्टून बनाता हूँ और अगर आपको चाहिए क्या कार्टून। तो मैंने ये सोचा था कि अगर कार्टून मेरे एक दो छप गए तो कुछ पैसे ऐसे मिल जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, भाई कुछ पब्लिश हो गया। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो भी आपका बन उन्होंने जाएगा। हमें बुला लिया और पोर्टफोलियो बन जाएगा और एक हो जाएगा कि आपने कुछ बनाया तो छप गया। तो इस तरह से मैंने जब वहाँ पे फोन किया तो एडिटर थे श्याम व्यास जी, वो भी मध्य प्रदेश के ही थे, तो उनको शायद जी। एक लगा होगा हाँ, हाँ, मध्य कि अपने प्रदेश का, तो इलाके उन्होंने का बोला है आइए थोड़ा-सा। आप आ जाइए। हाँ, हाँ। तो अपने इलाके का है, तो मैंने उनको दिखाए तो बोले अरे आप तो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो लेकिन कार्टून की तो हमारे पास जगह नहीं है क्योंकि छोटा अखबार है, रोज के कार्टून हुँ। तो होते नहीं है। आप एक काम करिए, आप मेरे असिस्टेंट बन सकते हैं क्या? मैंने कहा असिस्टेंट ये तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे नौकरी की तलाश है। तो मैंने कहा चलिए, बोले आपको टाइपिंग, अच्छा मुझे टाइपिंग आती थी, हिंदी टाइपिंग मैंने सीखी थी, बिल्कुल। मुझे हिंदी टाइपिंग आती थी, वो मेरे लिए बहुत काम आई। और शॉर्ट हैंड भी मैंने सीखी थी शुरुआत के स्ट्रगल के दिनों में। शुरुआत में जब कुछ नहीं होता तो ये सब चीजें सीख लेते हैं हम लोग। तो उन्होंने मुझे असिस्टेंट बना लिया अपना, तो मैं उनका असिस्टेंट बना और मैं इस तरह से मैं न्यूज़पेपर में काम करने लगा। बिल्कुल। और न्यूज़पेपर में जब मैंने काम किया तो वहां से मुझे मुंबई को समझने का और मुंबई में चीजों को किस तरह से लोग यहाँ पे पत्रकारिता होती है, किस तरह हिंदी का स्कोप है, फिल्म लाइन का मुझे तब भी कुछ भी अंदाजा नहीं था। तो प्रिंट से मेरी शुरुआत हो गई और मैं कार्टून बनाने लगा और थोड़ी थोड़ी पत्रकारिता भी करने लगा। तो इस तरह से एक जो मेरी पहली जो ब्रेक है, जो पहला मुंबई में एक पहला ब्रेक है, पहली गाड़ी है, वो ऐसे शुरुआत हो गई मेरी। बिल्कुल, तो आपने पत्रकारिता की जी बात की, आपने मुंबई का अपना स्ट्रगल बताया, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत एक तरीके से टीकमगढ़ से ही कर दी थी, क्योंकि वहाँ पे भी आप किसी एक न्यूज़पेपर से जुड़े हुए थे, आप वहाँ भी लिखते थे, वहाँ भी कार्टून बनाते थे। तो मैं आपसे अब अगला सवाल जी मेरा आपसे ये होगा कि जी। पत्रकारिता ने मीडिया ने कितनी आपकी मदद की एक अच्छा लेखक बनने के लिए और एक अच्छा ब्रेक मिलने में, मीडिया ने का अनुभव होना, ये कितना आपको मदद आया? देखिए बहुत जो एक नींव है ना वो मीडिया ने तैयार की। क्या बिल्कुल। हुआ कि मीडिया ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया लोगों से बात करने का। क्योंकि यहाँ पे आप जब बम्बई में जब पत्रकारिता करते हैं, छोटे शहरों में, वहां पे मैं भेजता था आर्टिकल वगैरह, भेजता था, लिखता रहता था और छप जाते थे, पैसे मिलते थे नहीं मिलते थे, बट एक एक्सपोजर होता था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लेखन तो वहां से शुरुआत हो गई थी, थोड़ी थोड़ी कार्टूनिंग भी शुरुआत हो गई थी। लेकिन जो यहाँ पे मैंने जो एक्टिव पत्रकारिता की, यहाँ पे आप बम्बई में हैं, आपको हर बड़ी कंपनी का सीईओ भी यहाँ बैठता है, चीफ मिनिस्टर भी यहाँ बैठते हैं, पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर भी यहाँ बैठते हैं, सब लोग यहाँ हैं। तो उनसे जो मिलने जुलने में एक जो कॉन्फिडेंस है, जो छोटे शहर की झिझक थी ना, छोटे शहर में से जो बंदा आता है और जो उसको बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा लगता है कि उसको इससे कैसे एडजस्ट बात करने करूंगा, में भी कुछ वो प्रॉब्लम होती झिझक है बड़े यहाँ से, शहर में। और जस्ट टाइम लग जाता है। जी, वो झिझक, वो एडजस्ट करने में मुझे पत्रकारिता ने बहुत मदद की और उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कहीं पे भी किसी से ही बात कर सकता हूँ। बिल्कुल, तो आपके ऐसे मुझे स्ट्रगल बहुत, डेज़ और जो थे। खासकर रोज लिखता था। जी, जी। जी, जी आपके स्ट्रगल डेज़ थे जब आप संघर्ष कर रहे थे और पत्रकारिता भी साथ-साथ में मुंबई में कर रहे थे। तो ऐसा मुझे जानकारी मिली कि आपने बहुत सारे जो म्यूज़िकल चैनल हैं, एमटीवी जैसे चैनल्स हैं और वहाँ के जो उनके प्रोग्राम्स हैं, उनमें लेखक के तौर पर जुड़ने के लिए आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आपको सफलता हाथ नहीं लगी। तो ऐसे में इस शुरुआती दौर जी। के रिजेक्शन को आपने कैसे लिया? और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा यूथ, हमारे जो व्यूअर्स हैं, तो वो रिजेक्शन के लिए उतनी जल्दी तैयार नहीं होते हैं और रिजेक्शन मिलना स्वाभाविक सी बात है। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, कई युवा वर्ग के लोग ऐसे भी होते हैं जो रिजेक्शन की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरा इसलिए ये सवाल आपसे है कि आपने रिजेक्शन को कैसे लिया और किस तरीके से उससे सीख करके आप आगे बढ़े? देखिए रिजेक्शन तो सिर्फ चैनल या उसमें नहीं मिले, मुझे रिजेक्शन बहुत मिले। पहले तो सबसे पहली बात तो कहीं नौकरी मैंने ट्राई की किसी कंपनी में, तो यहाँ पे शुरुआत में अंग्रेजी वगैरह तो होती ही नहीं अच्छी, हमारे हिंदी मीडियम से हम पढ़े होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। शिक्षा दीक्षा वहीं से होती है। तो पहली बात तो बम्बई में पहली शर्त ही वही है, आपको अंग्रेजी आना चाहिए। तो पहली बात तो नौकरी हमारी लगी नहीं वहाँ पे, कभी चैनल में भी किसी ने नौकरी में नहीं रखा। उसके बाद जब मैं एक दो जगह कार्टून्स लेके गया तो उन्होंने बोला नहीं वो लाइन्स में वो बात नहीं है, तो कार्टून्स में भी रिजेक्शन मिला। तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन के दो ही रिएक्शन होते हैं, या तो आप जैसा कि आपने बोला कि निराश हो जाते हो,
बिल्कुल। कि यार ये तो अब हमारा यहाँ कुछ होता नहीं है। दूसरी होती है एक और, आप जिद पकड़ लेते हो कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये हुआ है तो मैं सामने वाले को प्रूव करके दिखाऊंगा कि नहीं भाई मेरी लाइन्स अच्छी है, मेरे स्केच अच्छे हैं, मेरी अंग्रेजी भले अच्छी नहीं हो लेकिन मेरे मेरे अंदर टैलेंट है, मैं एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकता हूँ। तो बिल्कुल। यहाँ पे शायद मुझे जो शुरुआत की जो एक जिद थी, वो जिद मेरे काम में आई। मुझे लगा कि यार निराश होने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं बॉम्बे आया हूँ, बॉम्बे कुछ करना है, बॉम्बे में कुछ करना है, बॉम्बे में क्यों, लाइफ में अगर आपको कुछ करना बिल्कुल, है बिल्कुल। तो आपको निराश निराश होना देखिए बहुत आसान है। निराश होने में कुछ लगता नहीं है। आपका रिजेक्शन हुआ, आप निराश होकर बैठ गए। जिद में आपको एफर्ट लगते हैं। अगर आपको बिल्कुल, जिद है आपकी तो उसमें एफर्ट लगते हैं। आपको जिद में एक आपको एनर्जी हाँ, लगानी पड़ती है, बिल्कुल। प्रूव करने के लिए अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है। तो वो जिद मेरी शायद हाँ, मुझे काम में आ गई और बिल्कुल, जिद तो ने वही मुझे कुछ सफलता करने के की लिए जीत ही प्रेरित किया। है। आप जो है निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। और एक बात अंग्रेजी में कही जाती है कि सक्सेस इज़ नेवर एंडिंग एंड फेल्योर इज़ नेवर फाइनल। फेल्योर इज़ नेवर फाइनल। करेक्ट। तो आप लगातार जी, ट्राई करते रहे और इसके बाद वो शुभ अवसर सन 2000 में आया जब केबीसी की राइटर्स की टीम में आप चुने गए। तो उसके बारे में जी। कुछ हमें बताइए। और जब पहली बार आपको ये खबर मिली, आपको ये रिजल्ट बताया गया कि यस यू आर आल्सो द पार्ट ऑफ द राइटर्स टीम ऑफ केबीसी, तो उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? जी, मैं थोड़ा-सा पहले आऊँगा। जी, जहाँ पे मुझे जो पहला ब्रेक जो मिला था, वो था एक स्टार यार कलाकार। जहाँ पे बतौर लेखक मैं, जहाँ फरीदा जलाल जी का प्रोग्राम था, वो वहाँ पे जी, मैं करता था। उसके बाद जो बड़ा जिससे नाम हुआ थोड़ा-सा और जिसके बेस पे केबीसी मिलने का एक आधार बना, वो था मूवर्स एंड शेकर्स। ये जी, शेखर शेखर सुमन का सुमन वाला प्रोग्राम शो। था, सोनी पे आता था और ये दुनिया का नहीं, भारत का, सॉरी, भारत का पहला पॉलिटिकल सटायर शो था और वो भी रोज़। उस वक़्त इस तरह की स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत अ, कैसेट्स में और इस तरह से ही चीज़ें होती थी। किसी चैनल में ये नहीं आता था। तो जी, पहली बार मूवर्स शेकर्स में जो मुझे ब्रेक मिला, वहाँ से एक शुरुआत हुई और वहाँ से एक नाम भी हुआ, थोड़ा-सा नाम हुआ मेरा कि हाँ भाई, ये कुछ लिख सकते हैं। शेखर सुमन का शो था, बहुत ही सक्सेसफुल शो था वो। तो वहाँ से मुझे एक शुरुआत हुई। वहाँ पे शुरुआत होने के बाद फिर केबीसी का प्रोमोज आने शुरू हो गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि केबीसी, यार ये शो बड़ा अच्छा है, इसमें मतलब अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, मतलब उस समय तो हमने देखा ही था अमिताभ बच्चन बिल्कुल, को, बिल्कुल। पोस्टर्स में देखा था या फिल्मों में देखा था, आपने कभी ऐसे देखा ही नहीं था। तो मन में तो एक झलक थी कि भाई मैं भी एक बड़े सक्सेसफुल शो का राइटर हूँ, तो क्या ये मुझे लिखने को मिल जाए? लेकिन यहाँ पे उस वक़्त जो राइटर्स आए थे, वो बड़े-बड़े साहित्यकार टाइप के आए थे और दिल्ली के बड़े-बड़े पत्रकारों को मौका दिया गया था। तो शायद जो भी रहा हो, उन लोगों से जैसी भी डील हुई हो, यहाँ पे एक दिन मेरे पास फ़ोन आता है कि एक शो है, आप लिखेंगे क्या? तो मैंने कहा हाँ, ठीक है, हम लिखेंगे। तो मैं गया और मेरी पहली मुलाकात सिद्धार्थ बासु जी से हुई। अरे वाह! अब सिद्धार्थ बासु जी हमारे लिए अपने आप में एक सेलिब्रिटी थे, बिल्कुल है, क्योंकि बिल्कुल उनका है। जो क्विज़ 88 आता था, हम उसके बड़े फैन थे हुँ, हुँ। और देखा तो सिद्धार्थ बासु साहब ने थे, तो हमारे लिए तो आधा एक्साइटमेंट तो वहीं शुरू हो गया था कि अरे वाह! बिल्कुल, क्या बात है, सिद्धार्थ बासु जी। ऊपर से फिर कौन बनेगा करोड़पति का कांसेप्ट, उसकी इनाम राशि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि सिद्धार्थ जी ने बोला कि आप अगर देखिए हम राइटर की तलाश में हैं, लेकिन काम तभी मिल सकता है जब मिस्टर बच्चन की हाँ हो, क्योंकि फाइनली बोलना उनको है, हमें हाँ, हमें बिल्कुल। तो नहीं। अगर वो मान गए तो हुँ, आप कुछ एक काम करिए, सैंपल लेके आइए और हमारी रिहर्सल है, रिहर्सल होती है, आप उसमें आ जाइए। हुँ, तो हुँ। हम रिहर्सल में पहुंच गए, सब रिहर्सल में पहुंच गए, चुपचाप बैठ गए। बच्चन साहब आए, हम चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे उनको। उन्होंने रिहर्सल की और रिहर्सल करने के बाद मैंने देखा शो। तो उस समय हमें मिलवाया नहीं गया। अच्छा, जब वो जाने लगे तो सिद्धार्थ जी ने मिलवाया कि सर एक हमने कुछ नए राइटर्स को बुलाया है और हम इनसे कुछ लिखवा रहे हैं, तो देखते हैं ये कैसा लिखते हैं। तो बच्चन साहब ने हाथ मिलाया, बोले मैं अमिताभ बच्चन हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि भाई मुलाकात हो गई, इनके हाथ हाथ मिला लिया, भले लिखना हो ना हो, सही लिखना हो बात ना है। हो, एक सपना उनसे उनसे हाथ मिलने का मिलाया। तो सच ही हो तो गया। फिर वहां से मिलने का हो गया। उससे पहले तो उनका ऑटोग्राफ लेने के ही सपने देखते थे। सही बात है, सही फिर बात है। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप
लिख के लाइए। हम तो तैयार ही बैठे थे, हमने रात में फटाफट 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 लिखा। नेक्स्ट डे रिहर्सल में फिर पहुंच गए, रिहर्सल में लिख के, और रिहर्सल में मैंने उन्हें अपना कुछ लिखा हुआ, उनको जब रिहर्सल हो गई और उनको मैंने लिखा हुआ समझाया, बच्चन साहब जी को अच्छा लगा, उनको लगा कि इस तरह से आप कौन ये इस तरह बनेगा की राइटिंग करोड़पति के चाहिए, जो है हिस्सा बन गए। इस तरह की। बिल्कुल। और आप मुझे ये बताते हुए जी बड़ी जी, खुशी इस हो तरह रही से है हम वहाँ पे कि सन शुरुआत है। 2000 से आप इसका हिस्सा बने हुए हैं और 2020 चल रहा है, यानी पूरे 20 साल से आप एक जी शो से जुड़े हुए हैं। और इस दौरान शो के तीसरे सीजन में शाहरुख जी खान के लिए भी आपने लिखा हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि इन 20 सालों में आपकी लेखन शैली में जी। क्या बदलाव आया, और प्रस्तुतिकरण में आप शाहरुख खान के प्रस्तुतिकरण और बच्चन साहब के प्रस्तुतिकरण में क्या अंतर देखते हैं? क्योंकि आप उनके अनुसार ही लिख के देते हैं, आपका काम तो लिखना है लेकिन उसको प्रेजेंट करना उनका काम है, तो इसमें आप बदलाव कितना देखते हैं? देखिए, पहले जो राइटिंग की जो जो शायद जो यूथ राइटर बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये काम आ सकती है ये चीज़। देखिए, राइटिंग में सबसे पहली बात, अगर आप लिख रहे हैं तो लेखक को शब्द भले उसके होते हैं, लेकिन उसको अपने शब्दों से अपनी छाप हटानी पड़ती है। सबसे पहला जो सबक है, अगर मैं आरडी तेलंग जैसा ही लिख रहा हूँ और मुझे आपको अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं या शाहरुख खान बोल रहे हैं, शेखर सुमन बोल रहे हैं या फरीदा जलाल बोल रही है, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आरडी तेलंग का लिखा हुआ है, तो ये मेरी असफलता है। मेरी सफलता तब है जब मुझे लगे, आपको सुनते हुए लगे कि अमिताभ बच्चन जी खुद बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, शेखर सही सुमन बात है। खुद बोल रहे हैं, फरीदा जलाल जी खुद बोल रही हैं, या शाहरुख खान खुद बोल रहे हैं। ये मेरी सफलता है एज अ राइटर। और बिल्कुल। राइटर को यही ध्यान रखना पड़ता है कि आपके शब्द होते हैं, लेकिन अपने शब्दों से अपनी छाप हटानी पड़ती है। बिल्कुल। आपको सामने वाले के स्टाइल में, सामने वाले की शब्दावली से उसके हिसाब से ढलना पड़ता है, और मैंने वही किया। जो बच्चन साहब की जो पर्सनैलिटी थी, उनको मैंने जज करके, उनको स्टडी करके उनके हिसाब से लिखा। फिर शाहरुख खान जब होस्ट हुए तो उनकी पर्सनैलिटी एकदम अलग थी। वहाँ पे उनका ह्यूमर करने का स्टाइल, उनसे लोगों से बात करने का स्टाइल, उनकी शब्दावली, उनकी शब्द रचना, वो एकदम अलग थी। तो हमने फिर उसको अडॉप्ट किया। तो ये एक राइटर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप राइटर, एज ए राइटर आप कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको ये सीखना पड़ेगा। आप बिल्कुल। भले होस्ट इस तरह के शोज छोड़िए, आप अगर एक फिल्म लिख रहे हैं, तो बिल्कुल। फिल्म में आप अपने तरह से नहीं लिख सकते। आपका जो कैरेक्टर होगा, आपको उस करेक्टर के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हिसाब आपको से लिखना लिखना होता है। पड़ेगा। जी, करेक्टर के बस अकॉर्डिंग यही लिखना राइटिंग होता का है। जो जी, पहला मूल मंत्र यही है जी, राइटिंग का, बिल्कुल। और मैंने वही किया, और शायद यही सफलता है जो 20 साल से टिका हूँ मैं शायद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी कही देखी जाती है तेलंग साहब, जी, कि जी, आजकल इंग्लिश का दौर है, और खास तौर पर मैं जी, यंगस्टर्स की बात करूं, यूथ की बात करूं, या बॉलीवुड के उन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की बात करूं जो वेब सीरीज बनाते हैं या फिल्में बनाते हैं या एमटीवी के शोज बनाते हैं। वो चाहते हैं कि हमें लेखकों की, हमारे पास ऐसी टीम हो जो इंग्लिश को प्रमोट करे, हिंदी और अंग्रेजी को मिक्स करे। तो मेरा पहला सवाल तो इसमें ये है कि इंग्लिश को लेकर आपकी क्या सोच है, और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, आपने कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो में इंग्लिश का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया, अच्छी खासी हिंदी का प्रयोग किया, हिंदी और उर्दू के शब्दों का मिश्रण करके आपने लिखा, और साथ ही जो निर्जीव वस्तुएं हैं, कंप्यूटर जी, टिक टिक घड़ी, उसको आपने सजीव में बदल दिया। तो ये कमाल आपकी लेखनी ने से कैसे हुआ, और आपकी सोच में कैसे आया कि हमें इंग्लिश का दौर भले चल रहा हो लेकिन हमें हिंदी और उर्दू को मिलाकर लिखना है? इसके बारे में कुछ बताइए। जी, जी। देखिए, इंग्लिश इंग्लिश का दौर आज से नहीं है, शुरुआत से। जब मैं आया था तब भी इंग्लिश का दौर था, और शायद इसी वजह से काम भी नहीं मिला, क्योंकि उस समय चैनल वी और एमटीवी इस तरह की सभी चैनल ये इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए, भाषा में किसी भी तरह की मिलावट हो या किसी भी तरह का भाषा में एक्सपेरिमेंट हो, मैं उसको बुरा नहीं मानता। क्योंकि भाषा तभी सर्वाइव कर पाएगी जब उसमें तरह-तरह से एडिशन होते रहें। शुद्धता में कोई भी भाषा बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती है। आप संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन संस्कृत आज पॉपुलर नहीं हो पाई है। संस्कृत आम भाषा नहीं है। इसलिए है क्योंकि बहुत शुद्ध भाषा है। तो हिंदी भी अगर बहुत अपने प्योर फॉर्म में रहेगी, तो बड़ा मुश्किल है उसको आगे बढ़ना। हालाँकि ये आपको बड़ा मेरी तरफ से ये विचार ऐसे जानने में बहुत आपको अजीब लग रहा होगा, बट ये मैं इसको बहुत मानता हूँ कि शुद्ध रूप
आपका भाषा के मामले में आपको तरह तरह से नई नई पीढ़ी के हिसाब से आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा भाषा को। और ये होता रहा है, ये आज से नहीं हो रहा, ये शुरू से होता रहा है, 90 से भी होता रहा है, तब भी होता रहा था, आज भी हो रहा है, आज भी इंग्लिश की डिमांड है। लेकिन देखिए, आपको माहौल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर चैनल इस समय या इस समय का जमाना है या यूथ है, अगर वो कह रहा है कि मुझे शुद्ध हिंदी नहीं समझ में आएगी, शुद्ध हिंदी नहीं, तो आपको करना ही पड़ेगा, वो भाषा में प्रयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन केबीसी के लिए मेरे लिए एक सौभाग्य की बात ये रही कि केबीसी में मेरे होस्ट ऐसे रहे जिनकी भाषा पे जिनकी अच्छी खासी पकड़ थी। उसके बाद मुझे एक शो ऐसा मिला जिसमें भाषा को लेके मैं बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकता था, शुद्धता का प्रयोग उसमें कर सकता था। ये मैं किसी और शो में नहीं कर सकता हूँ। ये मुझे आज मैं कोई दूसरी चीज भी लिखूं तो मैं नहीं कर सकता। ये मैं भाग्यशाली था कि जो मुझे करने का ऐसा मौका मिल गया और मैं कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर, देखिए जैसा आपके अंदर है वैसा मेरे अंदर भी यही है कि जो हिंदी वाले हैं, तो हम हिंदी को जितना बढ़ा सके हम कहीं ना कहीं अपनी तरफ से बढ़ाएं। भले मिलावट की डिमांड हो, लेकिन अगर हमारे पास एक शुद्ध चीज है तो हम एक बार बाजार में रखें तो बिल्कुल, बिके ना बिके वो बात की बात है। हाँ, इसी मिलावटी पर, भाषा के मिलावट पर ही मैं आपसे एक अगला सवाल पूछना चाहूंगा। एक जमाना था जब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे घर के, वो हमेशा कहते थे बच्चे अगर आपको अपनी भाषा सुधारनी है तो अखबार पढ़ो, रेडियो सुनो, आकाशवाणी के सुनो, और इसके अलावा अच्छी फिल्में देखो, अच्छी जो है टीवी के सीरियल देखो, इससे आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी। लेकिन आज के दौर में जिस तरह की वेब सीरीज बन रही है, जिस तरह की प्राइवेट एफएम रेडियो में भाषा का प्रयोग हो रहा है और फिल्में बन रही हैं, टीवी के सीरियल बन रहे हैं, एमटीवी के खास तौर पर, जिनको यूथ बहुत पसंद करता है, चैनल वी है इस तरह के, तो सवाल बहुत सीधा है कि आपके अनुसार ये भाषा को संवार रहा है या बिगाड़ रहा है? देखिए, दोनों ही चीजें हो रही हैं कि भाषा तो थोड़ी थोड़ी तो बिगड़ रही है, क्योंकि ये भाषा जो बोली जा रही है वो ऐसी है नहीं। अगर मान लीजिए किसी वेब सीरीज में गालियों का प्रयोग हो रहा है तो हम लोग गालियां देते हैं, लेकिन हम ऐसी भी गालियां नहीं देते हैं कि मतलब हम दिन भर गालियां ही देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हो रही है, लेकिन हम उससे हट भी नहीं सकते, हम उससे बच भी नहीं सकते, हम उससे आंख भी नहीं मूंद सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि इस सीरियल में, इस वेब सीरीज में अगर गाली दी जा रही है तो ये बहुत गलत हो रहा है, कि गाली हमारे देश में दी ही नहीं जाती, हमारे गालियां दी जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं दोनों चीजें हो रही हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, मैं इस मामले में पॉजिटिव हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो चीजें हैं, जो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि जो भाषा की जिसमें गड़बड़ी है, वो बहुत ज्यादा नहीं है, अच्छी चीजें ज्यादा हैं, अच्छी चीजें ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ी सी जो मीडिया है या कोई दूसरे अखबार हैं या प्रचार का माध्यम है, वो उन चीजों पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं जिनमें थोड़ा सा सेंसेशन हो। बिल्कुल। और यही वजह है कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास सिर्फ गालियों के ही सीरियल बन रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बढ़िया शो बन रहे हैं उसी चैनल पे, उसी पे आप देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे लैंग्वेज पे बहुत अच्छे शोज हैं, एजुकेशनल शोज हैं, लेकिन उनके बारे में कोई लिखता ही नहीं, उनके बारे में बात ही नहीं होती। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छे आपका वीडियो क्रिएटिव रुक गया टैगलाइन भी दिए हैं। जी जी, आपने बहुत से क्रिएटिव, आपके अंदर जिसको कहते हैं ना क्रिएटिविटी का भंडार है, आपको जो है मौके भी इतना अच्छा, आपको अपनी सर आपकी वीडियो जी, आपकी वीडियो रुक गई सर। जी, सिर्फ ऑडियो आ रही, मुझे वीडियो नहीं आ रही। नहीं, वीडियो भी आ रहा होगा, वीडियो फ्रीज जी। तो मेरा आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं सही है, वीडियो सही है, सिर्फ मुझे ऑडियो मिल रहा है। अच्छा ठीक है जी। हाँ, सर जी सर। तो जो मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने बहुत से क्रिएटिव टैगलाइन दिए हैं, जैसे कोई भी इंसान छोटा नहीं होता है,
ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक लेखक को अपने अंदर क्रिएटिविटी लाने के लिए क्या करते रहना चाहिए। बहुत पढ़ाई करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सच है, देखना चाहिए, दुनिया को समझना चाहिए, लेकिन उसके अलावा क्योंकि ये हमारा यूथ का शो है और इसके लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपको अपने क्रिएटिविटी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, अपडेट करने के लिए क्या करते रहना चाहिए? जी, इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा। जो ये टैगलाइंस हैं, जो इस शो की जब शुरुआत होती है और जब ये एडवर्टाइजिंग फर्म है जो इसकी कैंपेन देखती है, जो सारा उसको प्रचार करती है शुरुआत में, ये टैगलाइन वो करेक्ट करते हैं। और टैगलाइन, उस टैगलाइन से आगे पूरा जो नैरेटिव है, पूरे शो का जो सीरीज का जो सीजन का नैरेटिव है, उसी टैगलाइन के बेस पे वो हम लोग फिर वहां से करते हैं। वहां से भले उसकी पोयम लिखना हो या फिर उसी के बेस पे हमारा जो मूड हो स्क्रिप्ट का, वो हम फॉलो करते हैं। बट ये टैगलाइन वो नीतीश कुमार जी हैं जो दंगल जिन्होंने अच्छा, हाँ, जिन्होंने दंगल वो के और उनकी टीम जी दंगल बिल्कुल की वो हमारी वो केबीसी के जितने आप प्रमोशनल फिल्में देखते हैं वो उनकी और उनकी टीम उस चीज को कंसीव करती है। तो अच्छा वहां अच्छा से हमको टैगलाइन हमको वहां से मिलती है। लेकिन बाकी चीजों का जहां तक है, क्रिएटिविटी में आदमी क्या करे, पढ़ाई लिखाई और इन सब के अलावा क्या करे। देखिए, पहली बात तो मुझे यूथ से ये शिकायत है कि यूथ आजकल पढ़ नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही आजकल कॉमन प्रॉब्लम है। जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, और उनका आजकल जो एजुकेशन में है, जो पढ़ाई है, उसमें भी वो हमारे हमारे लिए तो क्या है, हमारे हमारे पाठ्यक्रम में ही ऐसे-ऐसे लेखक थे, ऐसी-ऐसी किताबें थी कि जो हमें अपने आप पढ़ने को मिल जाती थी। प्रेमचंद हुए, हरिशंकर परसाई बिल्कुल, हुए, ये हमको ऑलरेडी मिल जाते थे पढ़ने। आजकल शायद पता नहीं आजकल के पाठ्यक्रम में वो चीज़ है या नहीं है, लेकिन पढ़ नहीं रहा है यूथ। हाँ, तो दूसरी ये चीज़ पढ़ते रहना चाहिए जी। दूसरी चीज दूसरी चीज़ क्या हो रहा है कि यूथ का मैं देख रहा हूँ, भले वो ग्लोबल हो गया है, वो उसके फिंगर टिप पे दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन उसकी वो फिंगर टिप पे ही है। दुनिया यूथ का एक्सपोजर बहुत कम है। वो बैठा हुआ है अपने कंप्यूटर के सामने या अपने मोबाइल के सामने लिखा बैठा हुआ है, वो घूम नहीं रहा है, वो बाहर नहीं निकल रहा है। ऑब्जर्वेशन, देखिए राइटिंग में जो सबसे मतलब बड़ी बात है वर्चुअल वो स्पेस में ऑब्जर्वेशन। वो ज्यादा रह रहा है, रियल स्पेस में नहीं रह रहा। रियल स्पेस नहीं रह रहा है और उससे क्या हो रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत कम है। जब आप ऑब्जर्व, फिर राइटिंग क्या है, राइटिंग देखिए शब्द सबके पास अच्छे होते हैं। आप बिल्कुल बहुत अच्छे, आपकी हिंदी अच्छी होगी, मेरी हिंदी अच्छी है, सामने वाले की किसी की अंग्रेजी अच्छी है, लेकिन हर आदमी तो राइटर नहीं होता ना। जिसके पास शब्द अच्छे हो जरूरी नहीं कि वो राइटिंग में हो जाए। बिल्कुल तो सबसे बड़ी बात है कि आप राइटर वही बनेगा जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा। बिल्कुल। तो शब्द कहीं ना जिसके कहीं पास अच्छे आपके होंगे वो राइटर नहीं बन सकता। बिल्कुल ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी आपके बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा तेलंग साहब, जी आपको 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लगभग 25 साल का अगर आपका संघर्ष वाला समय जोड़ लें तो 25 साल से ज्यादा ही हो गया बॉलीवुड के अंदर। एक जी बड़ी कॉमन जी जी प्रॉब्लम जी कही जाती है कि जी बॉलीवुड में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स खास तौर पर लेखकों को उनका उचित क्रेडिट नहीं देते, ना तो फिल्म में जी प्रमोशन के दौरान और ना ही पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस मामले पर आपका जी क्या कहना है? ये बिल्कुल सच बात है। और ये चीज है कि पेमेंट तो खैर बीच में बहुत ज्यादा एक ऐसा दौर चल गया था कि राइटर का पेमेंट, राइटर क्रेडिट खाने का एक फैशन सा चल गया था। लेकिन जी अच्छी बात यह है कि ओटीटी, टेलीविजन और इन सब चीजों के आने से राइटर में पावर आ गया है। दूसरी बात, राइटर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, फिल्म राइटर एसोसिएशन है, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन है, वो थोड़े से पावरफुल हो गए हैं। उन लोगों को भी उसमें एक नया जोश आ गया है। तो अब क्रेडिट खाना अब आसान नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट होता है बाकायदा। राइटर एसोसिएशन आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है, वो आपको एडवाइस करते हैं, आपके पास एक लीगल एडवाइस मौजूद है। अब ये चीजें मुश्किल हो गई हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, राइटर्स के पास अब मीडियम इतना अच्छा है ना। आपने हम्म फिल्म आप फिल्म नहीं बनानी है, हम सेम सब्जेक्ट लेके हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, हम वेब सीरीज बना लेंगे, हम बिल्कुल सीरियल बना लेंगे, हम उसके ऊपर अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोल के हम एक नया सीरियल कुछ शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल अब क्या है, अब लोगों को अब खाना बड़ा मुश्किल है। अब अब उसके पास, राइटर के पास एक पावर आ गया है। अब वो बिल्कुल नेगोशिएट करता है। आज 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 के डेट में राइटर्स के दम पे फिल्में बिकती हैं। बिल्कुल राइटर्स के नाम पे फिल्में बताते हैं किसने लिखा है, मतलब उसके नाम, वो उसका नाम भी वजनदार हो गया है।
बिल्कुल, तो इसीलिए अब कहते धीरे हैं धीरे कोई चीजें फ़िल्म बदल हिट रही हैं। होती है या कोई शो हिट होता है या सुपर हिट होता है, चाहे वो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के जो वेब सीरीज़ है वो हिट होती हैं, तो इसके पीछे मुझे लगता है जी पूरी राइटर्स की टीम है। सबसे पहले लोग यही पूछते हैं स्टोरी कैसी है? और स्टोरी लिखा जी किसने है? राइटर्स ने लिखा है। तो राइटर्स तो जी बैकबोन हो गए, आपकी इंडस्ट्री में जी राइटर्स बैकबोन हो गए, तो आपको अपनी बैकबोन स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, उनको उनका ड्यू क्रेडिट बिल्कुल। देना चाहिए, अच्छा पेमेंट करना चाहिए, प्रोड्यूसर को ये बात समझनी चाहिए। अब आखिर में जी चलते-चलते जी आपसे ये जानना चाहूँगा, थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है लेकिन फिर भी चाहूँगा आप जवाब दें अपने अंदाज में। वे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को लेकर खास तौर पर गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि बहुत सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में ऐसा कंटेंट आ गया है जिन्होंने न्यूडिटी को ही क्रिएटिविटी मान लिया है। जिन्होंने जी लेखकों ने क्या है कि एब्यूजिव लैंग्वेज या डबल मीनिंग के डायलॉग्स लिखने को ही अपना जो है क्रिएटिविटी मान लिया है। तो इस पर आपका क्या नजरिया है? क्या ये प्रोड्यूसर की तरफ से आपके ऊपर दबाव होता है, लेखकों को कहा जाता है कि आप ऐसा नहीं ऐसा लिखिए ताकि यूथ अट्रैक्ट हो, या इस पर आपके नजर में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई सेंसर बोर्ड जैसे फिल्म सेंसर बोर्ड है, क्या उस तरह का कोई सेंसर बोर्ड होना चाहिए या नहीं? जी। देखिए इसमें बहुत ही मेरा क्लियर चीज़ है, किसी भी चीज़ को आप दबाएँगे, सेंसर करेंगे तो वो सही नहीं है। ठीक है? तेलंग साहब, आपने शेखर जी सुमन सर। के शो मूवर्स और शेखर्स में काम किया। रोहित शेट्टी के जी, जी। शो खतरों के खिलाड़ी में भी बतौर स्क्रिप्ट राइटर आप जुड़े रहे हैं। केबीसी आप 20 साल से जी कर सर। ही रहे हैं। इसके अलावा आपने अजब प्रेम की गजब कहानी और अर्जुन और द वॉरियर प्रिंस जैसी फिल्मों के लिए भी स्क्रिप्टिंग की है, लेखन कार्य किया है। जी, तो मैं आपसे ये जानना जी। चाहता हूँ कि टीवी के लिए लेखन, फिल्मों के लिए लेखन और जो आजकल नया दौर है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए स्क्रिप्टिंग करना, इन सारे माध्यमों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, और एक उभरते हुए लेखक को किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए कि वो इन तीनों माध्यमों में अच्छे से स्क्रिप्टिंग कर सके, एक अच्छा लेखक बन सके? जी। देखिए, जहाँ तक उभरते हुए लेखक का सवाल है, बेहतर ये होगा कि वो एक अच्छा पैकेज साबित हो। अगर आप अच्छे पैकेज साबित होंगे ना, तो आपकी इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। अगर आप कविताएँ भी लिख सकते हैं, आप अगर गंभीर भी लिख सकते हैं, आप जोक भी लिख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर ये राइटर थोड़ा-सा एक्सप्लोर करना चाहे ना, तो ये हर चीज़ हो सकती है। ये चीज़ मिल सकती है। जैसे मैं केबीसी लिखता हूँ, जो बहुत ही गंभीर किस्म का है। थोड़ा उसमें प्रवचन और थॉट ऑफ द डे टाइप की बातें होती हैं। मूवर्स एंड बिल्कुल। शेकर्स पॉलिटिकल सटायर था। अजब प्रेम की गजब कहानी एक अलग से एक यंग यूथ कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी थी। खतरों के खिलाड़ी में अलग वो था। तो ये पैकेज होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इस पे अगर काम कर सके सारे राइटर, तो बहुत उनके लिए आसान हो जाएगा। मतलब उनको काम, देखिए, काम अगर आप सिर्फ थ्रिलर लिखते हैं तो भी आपको मिल जाएगा, या आप सिर्फ कॉमेडी लिखते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे पैकेज होंगे ना, तो वो आपको बहुत जल्दी, और पैसे भी आप अच्छे कमा सकते हैं। आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक सवाल और ये जहाँ भी तक लिखने का, जी, 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 आप अपनी जी। बात आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, नहीं, मैंने कहा आपके जो इसका जो दूसरा पार्ट था कि द लिखने में क्या समानताएँ हैं, समानता तो बिल्कुल नहीं है सर। दोनों में, सब में अलग-अलग वैरायटी है। बिल्कुल। उसमें एक अलग कॉमेडी है, इसमें कुछ और है। तो हर एक 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 बुके है, बुके में हर तरह के फूल होते हैं, गुलाब भी होता है, ऑर्चिड भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बुके है, अगर आप बुके बन जाएँगे, तो बहुत अच्छा, मतलब लोगों को बहुत पसंद आएगा। नहीं तो कैसे बने? सवाल तो यही है ना कि आप जैसा धीर गंभीर लेखक केबीसी में अच्छी-अच्छी जी, लाइनें लिखता है, जी। और हम क्या उसी से उम्मीद करें कि वो मिर्ज़ापुर जैसे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी हो सकता है कंटेंट, कोई भी वेब सीरीज़ हो सकती है। लेखक वही है, लेकिन अंदाज़ बिल्कुल नया है। बिल्कुल उसका जो है, जो कॉन्सेप्ट है, जो वेब सीरीज़ का कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंग लेखन शैली बदल गई। तो ये बदलाव ला पाना कितना आसान या मुश्किल होता है एक लेखक के लिए? देखिए, बदलाव तो आपके अंदर है, ये तो आपको पहचानना है। देखिए, आप हर आदमी से हर तरह से अलग-अलग थोड़ी बात करते हैं। आप अपने दोस्त से बड़े बेतकल्लफ अंदाज में बात करते हैं, वहाँ गालियाँ भी चलती हैं, एक-दूसरे पे धौल भी जमाते हैं। लेकिन आप जब पिताजी के सामने आते हैं, तो बहुत आपके शब्द सधे हुए होते हैं। वहाँ तो बिल्कुल। आपके मुँह से कभी गाली नहीं निकलती, गलती से भी गाली नहीं निकलती है। हुँ। लेकिन अगर आप गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, तो आप रोमांटिक हो जाते हैं। तो आप में ये रूप तो आप में खुद अंदर है। लेकिन आप इसको राइटिंग में लाके पहचान के देखिए तो, एक बार लिखिए तो।
तो यानी खुद को ऐसा नहीं है कि एक्सप्लोर मुझ करने में की ही है, जरूरत है। एक्सप्लोर करने की जरूरत। लोग एक्सप्लोर नहीं करते, उनको लगता है वो खुद को टाइप कर लेते हैं कि मेरा तो गंभीर लिखा जाता है। अरे आप कोशिश तो करिए, आप बोलते भी तो है ना, हर आदमी से अलग अलग डील करते हैं ना आप। बिल्कुल तो ये आपके अंदर खुद है, तो मैं कोई अलग से स्पेशल पैदा नहीं हुआ हूँ सर, मैं भी वही हूँ जो हम सब हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपकी राइटिंग और आपका व्यक्तित्व और आपका कृतित्व जो है बहुत स्पेशल है। आप नए लेखकों के लिए अरे नहीं, इंस्पिरेशन है। और क्योंकि आप टीकमगढ़ से जाके बॉम्बे तक अपने आप को स्थापित कर पाना, मुझे लगता है कि आपकी मेहनत तो है ही है। इसमें किस्मत का कितने जी % रोल मानते हैं आप? है, काफी है रोल सर, काफी है। मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि सारी चीजें मेहनत से ही मिली हैं। किस्मत डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और आपका किस्मत देखिए कहाँ काम आती है। किस्मत आपको अगर सही जगह पे आप सही समय पे पहुंच गए, यही किस्मत है। बिल्कुल देखिए अपॉर्चुनिटी तो हर आदमी के सामने आती है, कभी ना कभी आती है। लेकिन जहाँ जिस चीज की जरूरत है और वो चीज आपके पास है और वहां आप पहुंच गए, बस ये जो रोल होता है ना, ये किस्मत निभाती है। इसके बाद आपका खुद का टैलेंट, आपकी खुद की प्रतिभा और आपकी मेहनत ही आपको आगे ले जाती है। किस्मत बिल्कुल सही आपको है। सही अपॉर्चुनिटी तक, अवसर तक पहुंचा देगी। अवसर हाँ के बाद हाँ आपको खुद जाना है। हाँ। लेकिन अवसर मिलना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है ना। डेस्टिनी इसीलिए मैटर करती है। अगर आपको जी, अवसर ही नहीं इसमें मिलेगा डेस्टिनी तो करती है। आप अपने टैलेंट को कैसे जी एक्सप्लोर कर पाओगे? अवसर मिलना बड़ी जी बात जी है, जी जी इसीलिए जी आपने जी बोला कि किस्मत की भी अहम भूमिका होती है है सफलता है है पाने है, में। है अब बिल्कुल। आपने जी आखिर में चलते चलते आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने बात किया कि आज के दौर में लेखकों के लिए करियर का बहुत स्कोप है, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म जी, बहुत बहुत आ है, गए हैं। टीवी पहले से था, बहुत आ गए। फिल्में तो पहले से थी, लेकिन आजकल जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया है, डिजिटल मीडिया आ गया है, यूट्यूब है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो भले ही करियर के अवसर नए बढ़ गए हों, तो आपको क्या लगता है नई चुनौतियां भी बढ़ गई हैं? क्या संभावनाएं हैं तो क्या बिल्कुल, चुनौतियां हैं? दोनों के ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए संभावनाएँ तो आपने बता दी कि बहुत सारी संभावना है। आप इतने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप उनमें काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप खुद अपना प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूब पे, जैसे आपने किया है। बिल्कुल आप अपना खुद का एक प्लेटफ़ॉर्म कर रहे हैं। देखिए, तो अपॉर्च्युनिटीज़ तो बहुत हैं, संभावनाएँ बहुत हैं, लेकिन चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ ये है कि दर्शकों की भूख बढ़ गई है, बिल्कुल दर्शकों की चॉइस बढ़ गई है। आज आज आप दर्शकों के पास इंटरनेशनल सब चीज़ें हैं। आप चाहे अमेरिका का सीरियल देख लीजिए, यूके का देख लीजिए, कोरिया का देख लीजिए, कोरियन फ़िल्म देख लीजिए, ईरानियन फ़िल्म देख लीजिए, सब आपके सामने मौजूद हैं। तो ऐसे में अब आपको बहुत अपने आप को प्रासंगिक रखना और इंटरनेशनल लेवल पर रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और हर बिल्कुल। तरह के दर्शक हैं। आजकल अंकल जी भी देख रहे हैं, उनका बेटा भी देख रहा है, उनका पोता भी देख रहा है। आपको तीनों को खुश करना है। तो ये लेकिन कई बार ऐसे अपने भी, आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ हाँ बिल्कुल, जी, लेकिन कई बार ऐसे कंटेंट सामने आ जाते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसका बेबाकी से जवाब दीजिए। आपने बोला कि जी, हमें ऐसा कंटेंट बनाना होता है कि हम अपने दादा के साथ, अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ, अपने बड़ों के साथ बैठकर अपने घर में ड्राइंग रूम में देख सकें। उदाहरण के तौर पर आजकल तो स्मार्ट टीवी आ गया है, डिजिटल टीवी आ गया है, आप अपना उसी में लगाइए नेटफ्लिक्स और सब देखिए। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, जिस तरह के आपकी वेब सीरीज आ रही हैं, उस पे बहुत से लोग सवाल भी उठा रहे हैं, और ये बोला जाता है कि अगर हम इनको लगाम इन पर नहीं रखेंगे तो ये अराजक हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे यूथ को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए कई लोग इसमें सेंसर लगाने की भी बात कर रहे हैं, फिल्म सेंसर बोर्ड के दायरे में लाने की बात भी कर रहे हैं। और हाल ही में देखा जाए तो एमपी गवर्नमेंट में, जिस प्रदेश से आप आते हैं, उस प्रदेश की सरकार ने हाल ही में नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज है एस ट्यूबेल बॉय, उस पर रोक लगाने की बात कही है। तो सीधा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि ये जो नया कंटेंट आ रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, ये यूथ पर क्या असर डाल रहा है, और क्या इस पर सेंसरशिप होनी चाहिए या नहीं? देखिए सेंसरशिप अलग से हो, इसका मैं पक्षधर नहीं हूँ। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि कोई भी चीज़ जो जिस पे सेंसर आप करना चाहते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। आप अगर पोर्नोग्राफ़ी की बात करें, आप या अश्लीलता की बात करें, अगर अश्लीलता से ही चीज़ें चल रही होती, तो आज अश्लीलता हमारी सारी फ़िल्मों का, हमारी जो अब तक की आप 100 या 10 टॉप सुपर हिट फ़िल्में देख लें, तो उनका कंटेंट अश्लीलता ही होगा। आज तक दुनिया में वर्ल्ड की टॉप 10 में कोई भी अश्लील फ़िल्म शामिल नहीं है। तो ये बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि अश्लीलता बिकती है। देखिए,
एक गुदगुदाहट के लिए एक वो वर्ग हमेशा एक तैयार रहेगा, जो गुदगुदाहट वाला जो मामला है ना, जो सीरियल है वो आपको देखेगा, लेकिन वो गुदगुदाहट एक टेम्परेरी है। ये जो आपने अभी जो चीजें देखी, अचानक ओटीटी में हम अचानक वायलेंट हो गए, अचानक हम बोल्ड हो गए, हम अचानक गालियां देने लगे, ये इसलिए नहीं कि ये चलने लगा है, ये चलने नहीं लगा है, ये फिल्म मेकर्स का उनका एक फ्रस्ट्रेशन है जो उन्होंने अभी तक हॉलीवुड में देख रहे थे। अचानक उनको एक स्वतंत्र चीज मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, तो अचानक उन्होंने ये सारी चीजों का एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो धीरे धीरे जा रहा है। अब आप अगर अच्छे सीरियल देख लें, पिछले कुछ दिनों पे देख लें आप अच्छे सीरियल, उनकी चर्चा हुई है उनका। अगर आप फैमिली मैन देखें, फैमिली मैन में एक भी कुछ अश्लील चीज नहीं है। स्कैम देख लें जो इस समय बहुत सुपरहिट सीरियल है, उसमें आप बताइए एक भी गाली, एक भी कहीं पे भी नहीं है। तो मैं ये वो मानता हूँ कि ये चीजें टेम्परेरी थी, जो शुरुआत में आई, लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, देखा, थोड़ा सा चला, लेकिन फाइनली जीत अच्छे कंटेंट की ही होनी है, आप ये मान के चलिए। क्योंकि कभी भी अश्लील साहित्य ना आज तक साहित्य के उसको साहित्य अकादमी का कभी पुरस्कार मिल पाया है, ना मिलेगा, और उसी तरह ना ही अश्लील फिल्म को कभी ऑस्कर मिलेगा। बिल्कुल, आपने साहित्य की बात की तो मुझे याद है एक बार मैं पढ़ रहा था, मुंशी प्रेमचंद जी इतने महान साहित्यकार हमारे देश में हुए हैं, उनकी कहानियां इतनी अच्छी लगती हैं, उपन्यास इतने अच्छे हैं, और उन्होंने अपने जीवन काल में बॉम्बे का रुख किया था। वो गए थे कि फिल्मों के लिए वो अच्छी सी कहानियां लिखें, अच्छी-अच्छी उनकी कहानियों पर फिल्में बने, लेकिन वो सफलता उन्हें नसीब नहीं हुई। तो यहीं से एक सवाल उठता है कि क्या फिल्मों के लिए, वेब सीरीज के लिए, टीवी के लिए लेखक अगर आपको बनना है तो जरूरी है कि आपकी साहित्यिक बैकग्राउंड हो, या आपने एमए जो है हिंदी साहित्य में किया हो तभी आप बन सकते हैं? नहीं, बल्कि उल्टा है। अगर आप बहुत ज्यादा साहित्य से जुड़े ना, आपसे सिनेमा लिखा ही नहीं जाएगा। क्योंकि सिनेमा, देखिए, सिनेमा एक दर्शकों का माध्यम है, जहाँ पे देखा जाता है, जहाँ पे पढ़ा और सुना जाता है। वहाँ पे आपके दर्शक अलग अलग तरह के होते हैं, आपके पास एक कोई दर्शक नहीं है। अगर मैं प्रेमचंद की किताब अगर पढ़ रहा हूँ, तो मैं साहित्य प्रेमी हूँ और मुझे प्रेमचंद पसंद है, इसलिए मैं वो खरीद के पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं, ये सबके सामने उपलब्ध है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये कोई क्राइटेरिया है, बल्कि इसका जो, जैसा मैंने बताया कि इसका जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो है आपका ऑब्जर्वेशन। आपको लगना चाहिए आप दर्शकों के लिए लिखें, दर्शकों जैसा लिखें, और दर्शकों को ये लगे कि ये मेरी कहानी है। बिल्कुल, वो उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएंगे, कनेक्ट हो पाए, तभी आप टेलीविजन में, ओटीटी में, फिल्मों में तभी आप सफल होंगे। जी, बहुत अच्छी आपने सलाह दी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि चलते-चलते आप ये बता दीजिए कि कंप्यूटर को कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए, मतलब सजीव जो वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, उनको अपने सजीव की संज्ञा देने का सोच आपके मन में कैसे आई? आपके कलम से कैसे निकला? बहुत ही एक मतलब क्रिएटिव सा सवाल है, इसका जवाब जरूर दीजिए। जी, मैं बिल्कुल दूंगा। देखिए, गेम शो में बहुत ज्यादा लेखन का बहुत ज्यादा कुछ गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप एक राइटर हैं और आपको बुलाया गया है, तो आपका कंट्रीब्यूशन शो में क्या हो? तो मुझे वही लगा कि आप अगर मैं ऐसा बोला जाए कि देखिए आपका समय शुरू होता है अब, तो ठीक है, वो ड्राई सा एक स्टेटमेंट हो जाता है। तो हम लोगों ने ना बचपन में, आपने भी पढ़ी होंगी, आपने भी चीजें सुनी होंगी, आपके घर वाले हम लोगों को चीजों से जोड़ने के लिए, बिल्कुल, हमारे नेचर से जोड़ने के लिए हमेशा उनसे एक रिश्ता कायम करते थे। हमेशा हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग लोग हमेशा बोलते थे, धरती को हम माँ बोलते थे हमेशा, बिल्कुल, धरती माँ है। तो जैसे ही आप धरती माँ कहते हैं, तो आप माँ की केयर करने लगते हैं। चंदा को आप मामा बोलने लगते हैं, मामा बोलते हैं, तो आपका एक कनेक्ट हो जाता है कि ये तो अपना है यार, ये कोई ग्रह नहीं है, निर्जीव ग्रह नहीं है। तो इसी तरह से चीजें हम लोग हमेशा से हम एक हमें सिखाया गया है चीजों को कैसे कनेक्ट करना है। वही थॉट मेरे दिमाग में था, तो मैंने कहा क्यों ना इनको एक ऐसी चीज, एक मानवीकरण कर दिया जाए, जिससे इन चीजों का एक आपके सामने एक चेहरा आ जाएगा, आपके सामने एक विजुअल आ जाएगा कि अगर टिकटिकी जी हैं या घड़ियाल बाबू हैं, तो आपको नजर आ जाएगा कि खड़ूस सा एक आदमी है जो भागता है, लोगों को परेशान करने में जिसको मजा आता है। तो आपको वही टाइमर आप इंजॉय करने लगते हैं, होस्ट को भी मजा आता है, जिसके पीछे टाइमर पड़ा हुआ है उसको भी मजा आता है, और देखने वाले को भी मजा आता है। बस वही थॉट था जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और वो लोगों को अच्छा लगा,
और अब एक वो परंपरा सी बन गई है। अरे बिल्कुल, हमेशा एक टाइम नया पर ट्रेंड नया सेट नाम कर दिया है, एक नया जी, ट्रेंड जी, आपने से जी। सेट कर दिया और मुझे जी, लगता है बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। और ये अच्छा आपने बात कही कि हमें निर्जीव वस्तुओं से भी कनेक्ट करना चाहिए। धरती माता का उदाहरण जी, दिया, जी, नदियों को हमारे जी, यहाँ जी। गंगा को माता का दर्जा दिया जाता है, माता तो इस कहा तरह गया से है। आप जी, कनेक्ट जी, करते हैं। अच्छा, जब पहली बार जी। ये बच्चन साहब को पता चला कि उनको डायलॉग के रूप में ये बोलना है कि हाँ कंप्यूटर जी या घड़ियाल बाबू या टिक टिक घड़ी, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, वो उनका एक स्टैंडर्ड होता है। पहले तो वो बड़ा आश्चर्य करते हैं, अरे भाई ये क्या चीज़ है? हाँ लेकिन हाँ। उनकी अच्छी बात ये है उनके साथ अच्छी बात ये है कि वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस हम्म। साहित्य से उन्होंने साहित्यकारों को साहित्य से में वो पले-बढ़े हैं, बिल्कुल। उनको ना ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से उनको समझाई जा सकती हैं। ये किसी हम्म। और होस्ट को बताना उसकी बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन बच्चन साहब जिसका डीएनए जिस में बैकग्राउंड साहित्य से हैं है, वो, उनके जिसके पिताजी अंदर हरिवंश ही राय उनके बच्चन जी साहब जो पिताजी भी मधुशाला लिखकर अमर हो गए हैं साहित्य की अमर दुनिया हो में, तो गए आप हैं। बिल्कुल सही कह रहे जी, हैं। जी। जी, जी। तो उनके लिए तो ये चीज़ें बहुत बहुत आसान हो जाती हैं और वो बड़ा अच्छे से उसको एन्जॉय भी करते हैं। अब देखिए वो कितने उन्होंने कंप्यूटर जी से कैसा रिश्ता तैयार कर लिया है कि बिल्कुल, आज बिल्कुल। मतलब 20 साल हो गए और वो बड़े प्यार से बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटर जी सामने हो उनके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी। बहुत-बहुत धन्यवाद तेलंग साहब आपका हमारे इस शो में जुड़ने के लिए और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और सबसे बड़ी बात जो तेलंग साहब ने ये कही कि आप पढ़ते रहिए, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए और लिखिए, हर एक माध्यमों के लिए लिखिए। इस तरीके से आप अपनी जी, स्किल्स को अपडेट कर सकते हैं। स्कोप की कमी नहीं है, संभावनाओं के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं क्योंकि बहुत से नए-नए प्लेटफ़ॉर्म्स आ रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आरडी तैलंग साहब हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हम बहुत-बहुत आपके दिल से आभारी हैं। हम आपसे संपर्क में यूँ ही रहेंगे और हम चाहेंगे कि आप नए उभरते हुए लेखकों के लिए ऐसे ही प्रेरणा के स्रोत बने रहें और इतने ही डाउन टू अर्थ रहें कि हमारे जैसे छोटे-मोटे यूट्यूब चैनल के लिए भी थोड़ा-सा अरे समय नहीं निकाल लें और इसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी एक टैगलाइन थी, कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। तो आप बिल्कुल, बिल्कुल भी छोटे नहीं हैं और बहुत बड़ा चैनल है आपका, बहुत और आगे तरक्की करें और मुझे बहुत खुशी हुई, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके और मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इसी तरह से लोगों को प्रेरित करते रहें और मेरी सबको जो भी देख रहे हैं, उनको मेरी शुभकामनाएँ हैं और खूब तरक्की करें, सब लोग खूब अच्छा काम करें और इंडस्ट्री में काम करें। इंडस्ट्री में बहुत अच्छी जगह है ये। यहाँ पे बिल सबके लिए जगह है, सबके लिए बहुत पैसा है। बिल्कुल। आइए तो आप लोग। बहुत अच्छा करियर है नमस्कार, आपका बहुत-बहुत लेखक के तौर पर भी, पर्दे के पीछे भी आप बॉलीवुड में लेखक के तौर पर बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं और इसका जीते जागते उदाहरण है तैलंग साहब हैं, तो इसलिए हमारे सारे नए लेखकों के लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू दोस्तों सो आज मच, के थैंक यू। कार्यक्रम करियर कोच में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए कोच के साथ एक नए करियर के मुद्दे पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।